हाँ जी, जो चैप्टर 2 में अगला टॉपिक है हमारा वो है अकाउंटिंग फॉर सेल्स। ये जो टॉपिक है ना, इसको आपने 2 तरीक़ों से देखना है। एक ये कि आप जब दराज़ जो है वो ऑनलाइन शॉपिंग सेंटर जब हम वहाँ से कोई चीज़ ऑर्डर करते हैं, या फिर हम दराज़ पे कोई चीज़ सेल कर रहे होते हैं और हमें कोई ऑर्डर आता है, दोनों लिहाज से इसको देखेंगे। सबसे पहले तो सेल्स कोटेशन। जब हम किसी रेस्टोरेंट पे खाना खाने भी जाते हैं तो हम सबसे पहले उससे मेन्यू मांगते हैं, ताकि हमें पता चले कि उसके पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, ताकि हम उनमें से जो हमें अच्छी लगती हैं हम वो ऑर्डर कर सकें। बेसिकली सेल्स कोटेशन कहते हैं कस्टमर को बताना कि आपके पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, ताकि कस्टमर उन चीज़ों में से ऑर्डर कर सके। ठीक है। इसी तरह दराज़ पे हम कितनी देर सर्च करते रहते हैं, तो वो दराज़ की तरफ से क्या हो रहा होता है, हमें सेल्स कोटेशन मिल रही होती है कि हमारे पास ये भी है, ये भी है, ये भी है। उसके बाद जब हमें चीज़ पसंद आ जाती है, हम चीज़ सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर हम ऑर्डर प्लेस करते हैं। बिल्कुल नॉर्मल, इस तरह के जिस तरह कस्टमर ऑर्डर प्लेस करता है। अभी ना हमने चीज़ कस्टमर को दी है, ना ही कस्टमर के पास चीज़ पहुंची है। मतलब ना भी सेल हुई है और ना भी कस्टमर ने परचेज़ किया, अभी दोनों में से कुछ भी नहीं हुआ। अब क्या होता है, गुड्स डिस्पैच का नोट आता है। जब मैं मोस्टली दराज से कोई चीज़ ऑर्डर करती हूँ ना, तो मैं जब ऑर्डर प्लेस करती हूँ, ऑर्डर प्लेस करने के बाद मुझे 3-4 स्टेप्स से गुज़रने के बाद मुझे लास्ट पे जो है वो वेरीफाई का एक पिक्चर आती है, एक मैसेज आता है, और उसमें वो कहते हैं कि जब आपको ऑर्डर मिले तो आपने इतने पैसे जो है वो रेडी रखने हैं। ठीक है। उससे पहले वो क्या हो रहा होता है, सबसे पहले जब मैंने ऑर्डर प्लेस किया, ऑर्डर प्लेस कर दिया, उसके बाद मुझे गुड्स डिस्पैच का नोट आता है। वो मतलब दराज मुझे ये बताता है कि आप देख लें आपकी चीज़ इतने पैसों की है, आपको डिलीवरी चार्जेस इतने पड़ रहे हैं, और टोटल जो आपका बन रहा है वो बिल वो इतना बन रहा है। अच्छा, अब अभी कस्टमर ने सिर्फ ऑर्डर किया है, तो हम कस्टमर को बताते हैं कि आपका जो ऑर्डर है वो पैक हो चुका है और आप तक पहुंचने के लिए डिलीवरी होने के लिए तैयार है। ठीक है। बिल्कुल इस तरह ही होता है जब आपको वो बताते हैं कि राइडर जो है वो गुड्स डिस्पैच हो गए हैं, जब अभी हमने दराज के वेयर हाउस तक नहीं पहुंचाया होता, अभी सिर्फ हमने पैक किया होता है, तब कस्टमर को वन बाय वन पता चल रहा होता है कि अब उसका प्रोडक्ट कहाँ है, और अब तो ये भी फैसिलिटी हो गई है कि जो कस्टमर है वो अपने प्रोडक्ट को उस पर नज़र रख सकता है, उसको देख सकता है कि वो कहाँ पे है, प्रोडक्ट कहाँ तक पहुंचा और उसको कब तक मिलेगा। ठीक है। उसके बाद कस्टमर को मिलता है डिलीवरी नोट। आखिरी बार कस्टमर को नोट भेजा जाता है कि आप चेक कर लें कि आपका ये सामान है। बिल्कुल मैंने भी इसी तरह बताया ना, कि कस्टमर को बताया जाता है कि आपके डिलीवरी के पैसे इतने पड़ रहे हैं, और आपकी आपने जो चीज़ें ख़रीदी हैं उनके पैसे इतने पड़ रहे हैं। बिल्कुल इस तरह, ताकि कस्टमर देख ले कि उसने ये चीज़ें ख़रीदी थी, एक बार उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है, ताकि उस कस्टमर को भी पता हो कि हाँ जी मैंने ये चीज़ें मंगवाई थी और अब मैंने इनकी पेमेंट के लिए रेडी रहना है। उसके बाद आपने अक्सर देखा है, जब हमें कोई ऑनलाइन शॉपिंग का पैकेज रिसीव होता है, उसके ऊपर एक बिल बना हुआ होता है। जो बिल अंदर डला होता है उसके ऊपर हमारा नेम लिखा होता है, उसके ऊपर हमारी डेट लिखी होती है, हमारे घर का एड्रेस लिखा होता है, उसके ऊपर ये भी लिखा होता है कि बिल कितने का बना है। बिल्कुल उसी तरह सेल्स इनवॉइस होती है, जो कि हम कस्टमर को साथ लगा के देते हैं। उसके बाद अगर कस्टमर ने पैसे हमें नहीं दिए टाइम पे, तो हम कस्टमर को एक स्टेटमेंट देते हैं कि आपके इतने पैसे जो हैं वो बाकी रहते हैं, तो हमें ड्यूज़ आप क्लियर कर दें, ताकि वो एक तरह की स्टेटमेंट भेजना होता है कस्टमर को कि इतने पैसे हमें मिल गए हैं, इतने पैसे रहते हैं, वो भी आप जल्दी से हमें दे दें। उसके बाद अगर सामान वापस आ जाता है, ये हमने लेक्चर नंबर 1 में भी देखा था इस चैप्टर के, कि क्रेडिट नोट इशू होता है हमें। अगर कोई सामान वापस आए ना, और कंपनी भी एक्सेप्ट कर ले कि हाँ जी मैं रिटर्न करने के लिए तैयार हूँ, तब कंपनी जो है वो अपने कस्टमर को क्रेडिट नोट इशू करती है। ठीक है। क्योंकि कस्टमर का जो अकाउंट्स रिसीवेबल होते हैं वो कम हो जाते हैं ना, तो कस्टमर उसको एक क्रेडिट नोट इशू करती है। अकाउंट्स रिसीवेबल को क्रेडिट कर किया जाता है, इस वजह से क्रेडिट नोट कस्टमर को भी इशू हो जाता है कि अब आपने हमें ये पे करना है। इसमें अगला टॉपिक है डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड क्या होता है, डिस्काउंट ना 2 तरह के होते हैं, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और एक होता है कैश डिस्काउंट, जिसको हम सेटलमेंट डिस्काउंट भी कहते हैं। अच्छा, ट्रेड डिस्काउंट वो होता है जब हम चीज़ खरीदने जाते हैं, हम बहुत ज़्यादा बार्गेन करते हैं सेलर से कि नहीं आप हमें इतने की दे दें, इतने की दे दें। तो अगर तो हम कामयाब हो जाते हैं और हमें डिस्काउंट मिल जाता है ना, उसको कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। इसको आप ट्रेड के वर्ड से भी याद रख सकते हो कि तिजारत करते वक्त
ट्रेड तिजारत को कहते हैं ना, तिजारत करते वक्त जो डिस्काउंट मिलता है उसे कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। यानी आपने सेलर के साथ बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग की कि नहीं इतने इतने की दे दें, और उसने आपको दे भी दिया डिस्काउंट खुशी खुशी, तो उसे कहा जाएगा ट्रेड डिस्काउंट। लेकिन एक होता है सेटलमेंट डिस्काउंट। सेटलमेंट डिस्काउंट एक बहुत चालाकी वाला डिस्काउंट है, इसको हम चालाकी वाला डिस्काउंट कहेंगे। कि अक्सर क्या होता है कि जब हम उधार पे किसी को सामान देते हैं ना, तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि बिजनेसेस में जिसको आपने बेचा होता है ना सामान, वो आपको उधार वापस ही नहीं करता। कितने कितने महीने और साल गुजर जाते हैं, आपको उधार वापस ही नहीं मिल रहा होता। तो ना, अब चालाकी क्या लगाई है बिजनेसमैन्स ने कि वो क्या करते हैं, वो ना कस्टमर्स को लालच देते हैं। लालच इस तरह से देते हैं कि अगर तो आप हमें चीज़ इतने टाइम तक पैसे दे देंगे ना, यानी अगर आप 10 दिन के अंदर अंदर पैसे दे देंगे तो हम आपको सारे सामान के ऊपर 4% का डिस्काउंट देंगे। बहुत सारे बिजनेसमैन को ये डर होता है कि कस्टमर जो है वो लेट पैसे ना करे, इसलिए उसे कहते हैं कि फ़लाँ डेट तक पैसे जमा करवा दोगे तो 4% का डिस्काउंट मिलेगा, और अगर नहीं करवाए तो फिर कोई डिस्काउंट भी नहीं मिलेगा, मतलब आपको उतने पैसे ही देने पड़ेंगे जितने आप अभी दे रहे हैं। और इसको दो तरह से लिखा जा सकता है, यानी कि अब जैसे मैंने एक कस्टमर को कहा है कि आप मुझे पैसे दे देना 10 दिन के अंदर अंदर, तो मैं आपको डिस्काउंट दूंगा। अब मुझे तो नहीं ना पता कि वो 10 दिन के अंदर अंदर पैसे देगा कि नहीं देगा, लेकिन मैंने तो एंट्री रिकॉर्ड करनी है ना। आज आज फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे से कस्टमर मोबाइल लेकर गया और वो मैं उसे कह देती हूँ कि 10 दिन के अंदर अंदर मुझे पैसे दे दोगे तो मैं 4% का डिस्काउंट दूँगी, अगर नहीं दोगे तो पूरे पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन आज मैं क्या एंट्री रिकॉर्ड करूँ? अब ये दो बातें हो सकती हैं। अब मेरा मेरा जो माइंड है वो यही सोचेगा कि बंदा जो है वो इतना कोई भरोसेमंद नहीं लग रहा था, मुझे नहीं लगता कि ये 10 दिन के अंदर अंदर पैसे वापस कर पाएगा। इसने पहले ही उधार लेके तो मोबाइल लिया हुआ है, तो ये कैसे 10 दिन के अंदर अंदर मोबाइल के मुझे पैसे जो है वो वापस करेगा। तो मैं दो तरह से एंट्री रिकॉर्ड करूँगी। एक, मतलब मैं अपना तो सेफ़ साइड खेलूँगी ना, मतलब मैं ये सोचूँगी कि अगर कस्टमर ने पैसे जल्दी वापस कर दिए तो ये एंट्री लिखती हूँ, अगर कस्टमर ने पैसे जल्दी वापस ना किए तो ये एंट्री लिखती हूँ। अब मैं सोचती हूँ कि ना कस्टमर अच्छा नहीं लग रहा था, मुझे नहीं लगता कि ये ना मुझे 10 दिन के अंदर अंदर पैसे वापस देगा, मुझे लगता है कि ये बहुत लंबा ले जाएगा। तो मैं फिर, अगर मुझे लग रहा है ना कस्टमर पैसे वापस नहीं करेगा, तो मैं उसको पूरे पूरे पैसों पे लिखूँगी। यानी अगर कस्टमर ने मेरे से 20,000 का मोबाइल लिया ना, तो मैं 20,000 पे एंट्री रिकॉर्ड करूँगी। लेकिन अगर मुझे लगता है कि हाँ कस्टमर जो है वो अच्छे घर का लग रहा था, गाड़ी में आया था और पहले भी मुझसे मोबाइल लेता रहता है और जल्दी पैसे दे देता है, तो फिर तो मैं यही लिखूँगी कि हाँ वो डिस्काउंट ले सकता है, वो 10 दिन के अंदर अंदर मुझे पैसे दे देगा और डिस्काउंट ले लेगा। तो फिर मैं एंट्री जो है वो डिस्काउंट के ऊपर रिकॉर्ड करूँगी। जैसे हम एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं। एक पर्सन है अली, ठीक है, उसने मोबाइल लिया मुझसे 2000 रुपीज़ का, और मैंने उसे कहा कि अगर तुम मुझे 10 दिन के अंदर अंदर पैसे दे दोगे ना 2000 रुपीज़, तो मैं आपको 500 रुपीज़ का डिस्काउंट दूँगी, ठीक है। अब दो तरीके हो सकते हैं, या तो मेरे माइंड में आ रहा है कि ये पैसे वापस नहीं करेगा, तो मैं ना इसको पूरे पूरे 2000 पे रिकॉर्ड कर लेती हूँ। यानी मुझे नहीं लग रहा कि ये 10 दिन के अंदर अंदर पैसे वापस करेगा और मैं उसको डिस्काउंट दूँगी, तो मैं 2000 पे एंट्री रिकॉर्ड कर लेती हूँ। तो फिर एंट्री क्या होगी, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल उसने मुझसे 1 नवंबर को मोबाइल लिया था, और मैंने 1 नवंबर को कोई ना कोई एंट्री तो रिकॉर्ड करनी है ना, क्योंकि मेरे पास से तो मोबाइल चला गया, वो मोबाइल लेके चला गया मुझसे, और मैंने उधार पे चीज़ दे दी है। तो अब मैं एंट्री क्या रिकॉर्ड करूँगी, मैं करूँगी रिसीवेबल। रिसीवेबल इसलिए करेंगे क्योंकि वो मुझसे उधार पे लेके गया, अगर पैसे दिए होते तो यहाँ पे कैश आ जाता, ठीक है। और सेल, सेल जो है वो 2000 से क्रेडिट हो जाएगी और रिसीवेबल डेबिट हो जाएगा। अब क्या होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल वो 10 नवंबर को आके मुझे पैसे दे देता है, तो क्या एंट्री रिकॉर्ड होगी, कैश में मतलब उसने डिस्काउंट ले लिया ना, तो मैंने उसे कहा था 500 का डिस्काउंट दूंगी, तो 1500 कैश और सेल, मुझे अपनी सेल को कम करना पड़ेगा। पहले मैंने सेल को 2000 पे रिकॉर्ड किया था ना, तो अब 2000 में से 500 मुझे अपने सेल में से कम करना पड़ रहा है। और रिसीवेबल 2000, रिसीवेबल तो मुझे पूरा ही लिखना पड़ेगा क्योंकि मैंने एंट्री तो पूरी रिकॉर्ड कर ली थी। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में पता है क्या हुआ है, मैंने 1 नवंबर को मोबाइल बेचा था ना,
तो 1 नवंबर को मुझे लग रहा था कि अली जो है वो पैसे 10 दिन के अंदर मुझे पे नहीं करेगा। ये मैंने तब एंट्री रिकॉर्ड की थी, इसीलिए मैंने 2000 लिखा था। लेकिन हुआ क्या, मेरी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक अली ने पैसे नहीं, मतलब अली जो था वो आ गया जल्दी। मतलब मैंने तो ये सोचा हुआ था कि वो मुझे पैसे 10 दिन के अंदर नहीं देगा, लेकिन अली आ गया। अब मुझे 2000 किसी ना किसी तरह पूरा करना है, क्योंकि मैंने 2000 पे एंट्री लिख ली हुई है 1 नवंबर को। अब 10 नवंबर को मुझे किसी ना किसी तरह ये 2000 पूरा करना है। कैश अब मुझे लिखना पड़ेगा 1500, क्योंकि मैंने उससे वादा किया हुआ था कि मैं 500 का डिस्काउंट दूंगी। अब कैश तो मुझे 1500 ही मिला है ना। अब मैं उसको किस तरह से कम करूँ, क्या उसके अंदर ऐड करूँ कि 2000 हो जाए। तो मैं अपनी सेल को 500 से कम कर दूंगी। मतलब सेल पहले मैंने 2000 लिखी थी ना, अब 500 जो है वो सेल कम हो गई है मेरी। 500 और 1500 अब मिलके 2000 बना रहे हैं। ये तब की बात है जब मैंने सोचा कुछ और हुआ था और हुआ कुछ और है। मैंने सोचा हुआ था अली नहीं आएगा 10 दिनों के अंदर, लेकिन वो आ गया। इस वजह से मुझे 2000 जो है वो उसको पूरा करना पड़ा है। अच्छा, 2 तरीके होते हैं इसको लिखने के। पहला तरीका ये कि मुझे लग रहा था अली नहीं आएगा 10 दिनों के अंदर अंदर, और मैंने ये एंट्री लिख ली, पूरे पूरे पैसों पे एंट्री लिख ली मैंने। लेकिन वो जब आ गया तो मुझे ये एंट्री करनी पड़ी 2000, तब भी मुझे पूरा करना पड़ा। और अब दूसरी सिचुएशन क्या होगी, दूसरी सिचुएशन होगी कि मुझे पता होगा कि अली बहुत अच्छा लड़का है, पहले भी मुझसे मोबाइल लेता रहता है और अच्छे घर का लग रहा था। तो वो ना आ जाएगा 10 दिनों के अंदर अंदर, 10 दिनों के अंदर अंदर आ जाएगा और मुझसे डिस्काउंट ले लेगा। तब आप क्या करोगे, उसको नेट अमाउंट पर रिकॉर्ड करोगे। मतलब जितने का आपने उससे वादा किया हुआ है ना कि मैं 1500 का दे दूंगा, तो उतने पे ही रिकॉर्ड करोगे आप रिकॉर्ड करोगे रिसीवेबल 1500 और सेल भी आप 1500 ही लिखोगे। लेकिन अब होगा क्या, जब अली आ जाएगा वापस, तो कैश आपने 2000 आपको मिलना चाहिए था, ठीक है। कैश आपको 2000 मिलना चाहिए था ना, रिसीवेबल आपको 1500 मिलना था। यहाँ पे देखो, आपको रिसीवेबल आप 1500 आपने लिखा हुआ था, लेकिन कैश तो आपका 2000 से कम होगा ना। मतलब कैश आपको 2000 मिलना था, रिसीवेबल आपने 1500 का लिखा हुआ था। तो अब जो बाकी डिफरेंस आ रहा है वो आ तो सेल में से ही रहा है ना। अच्छा, अब इधर ना आप सेल की जगह डिस्काउंट भी लिख सकते हो। यहाँ पे ना मैंने डिस्काउंट अलाउड भी लिख दिया है। अच्छा, अब आप इस इधर सेल भी लिख सकते हो और डिस्काउंट अलाउड भी लिख सकते हो कि आपने 500 का डिस्काउंट अलाउ किया है, इस वजह से ये 1500 हुआ है। ठीक हो गया। अब 1500, अच्छा ये भी ना दोनों क्रेडिट हैं। और मतलब आपको ये तो पता है ना, डबल एंट्री सिस्टम मैंने आपको पढ़ाया था। डबल एंट्री में होता यह है कि आपका डेबिट और क्रेडिट दोनों इक्वल होने चाहिए। अगर आपका दोनों इक्वल नहीं आ रहा तो इसका मतलब है आपकी किसी एक एंट्री में प्रॉब्लम है और एंट्री आपकी सही नहीं है। अब क्योंकि 2000 आपको कैश 2000 का आना चाहिए था, लेकिन आपने वादा किया हुआ था कि मैं 1500 का अकाउंट रिसीवेबल ले लूँगा आपसे। अब जो बाकी 500 है उसको आप किस अकाउंट में लिखोगे, डिस्काउंट अलाउड में लिखोगे या फिर आप उसको सेल में लिखोगे। ठीक हो गया। इस तरह आपकी ये 1500 500 2000 हो गया क्रेडिट, और ये डेबिट 2000 हो गया। दोनों एंट्रीज बराबर बराबर हो गई। ये कब हुआ था, ये सिनेरियो मैं आपको दोबारा बताती हूँ। इधर ना इस पॉइंट पे मुझे पता था कि अली 10 दिनों के अंदर वापस आ जाएगा और मुझसे 1500 का मोबाइल ले लेगा, 500 मुझे उसका डिस्काउंट देना पड़ेगा। तो मैंने 1 नवंबर को पहले से ही डिस्काउंट पे एंट्री लिख ली थी, ठीक है। और हुआ भी वही, अली 10 नवंबर को वापस आ गया और उसने मुझसे डिस्काउंट ले लिया। तो जब उसने मुझसे डिस्काउंट लिया तो कैश तो मुझे 2000 ही आना चाहिए था, लेकिन मैंने वादा किया हुआ था कि मैं 1500 का दूंगी। तो मैंने 500 जो है वो डिस्काउंट अलाउड में डाल दिया और मैंने एंट्री बराबर कर ली, ठीक है। अब जो नीचे की एग्जांपल दी हुई है ना उसको देखते हैं। ME ने गुड्स सोल्ड की हैं ZT को, ठीक है। ये मैं शॉर्ट फॉर्म जो बुक में ही लिखी हुई है ना वो यूज़ कर रही हूँ, 10,000 के 8 अगस्त को, ठीक है। दोबारा बताती हूँ, ME कंपनी है, उसने बेचे हैं ZT को गुड्स 10,000 रुपये के 8 अगस्त को, ठीक है। और एक और बात मैं आपको बताऊँ, इधर क्या हुआ है, इधर अगर हम सिर्फ इतनी लाइन की एंट्री बनाएं सोल्ड की, चीज़ें बेचने की, ठीक है, तो सेल हमारी इनकम होती है ना। इनकम हमने कोई चीज़ सेल की है, हमें उससे पैसे आएंगे, इनकम आएगी।
तो इस क्वेश्चन में हम सेल को क्रेडिट करेंगे। इसकी एंट्री क्या बनेगी? अगर तो कैश पे चीज़ ली होगी तो कैश पे, वरना फिर रिसीवेबल्स, अकाउंट रिसीवेबल पे अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट करेंगे और सेल को क्रेडिट करेंगे। लेकिन क्वेश्चन में उन्होंने ये कहा हुआ है कि उन्होंने क्रेडिट पे चीज़ें जो है वो बेची हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे अकाउंट्स रिसीवेबल को डेबिट करेंगे और सेल को क्रेडिट करेंगे। अब उस क्वेश्चन में उन्होंने कहा ये हुआ है कि अगर वो 10 दिन के अंदर अंदर पेमेंट कर देता है ना, तो हम उसको 4% कैशबैक देंगे। कितना? 4% कैशबैक देंगे। अब फुल अमाउंट पे कैसे रिकॉर्ड करेंगे? अगर तो जीटी डिस्काउंट नहीं लेना चाह रहा ना, तो हम उसको कम पैसों पे रिकॉर्ड करेंगे, और जब लेना चाह रहा है तो कम पैसों पे रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा, अब फर्स्ट क्वेश्चन में ना एमई को लग रहा है कि जो जीटी है ना वो पैसे 10 दिनों के अंदर अंदर नहीं देगा। जिस तरह मुझे अली के बारे में लग रहा था कि अली जो है वो तो उसने पहले ही उधार लिया हुआ है, तो वो कैसे मुझे 10 दिनों के अंदर अंदर पैसे देगा। बिल्कुल इसी तरह एमई को लग रहा है कि जीटी जो है वो मुझे 10 दिनों के अंदर अंदर पैसे वापस नहीं करेगा। तो एमई क्या करेगा? क्या एंट्री रिकॉर्ड करेगा? एमई ने तो 8 अगस्त को उसको सामान बाय किया था ना, तो एमई क्या करेगा? एमई 8 अगस्त को एंट्री पास करेगा, रिसीवेबल डेबिट करेगा और सेल को क्रेडिट करेगा। सेल, आप एक बात याद रखना, सेल जो होती है वो इनकम की फॉर्म में आती है और इनकम क्रेडिट किया जाता है। अच्छा, अब इसमें रिसीवेबल भी बढ़ रहा है और सेल भी बढ़ रही है। रिसीवेबल को डेबिट करेंगे, सेल को क्रेडिट करेंगे। अब हुआ ये कि वही बात सच हो गई। एमई को जो लग रहा था कि जीटी पे नहीं करेगा 10 दिनों के अंदर अंदर, एमई ने पे किया 31 अगस्त को। एमई ने 8 अगस्त को चीज़ें ख़रीदी थी, ठीक है, और हमने उसे कहा था कि 10 दिनों के अंदर अंदर अगर तो पैसे दे दोगे तो 4% का डिस्काउंट मिल जाएगा, वरना नहीं मिलेगा। और हुआ भी वही, 31 अगस्त को उसने पैसे दिए। अब एमई को कोई डिस्काउंट, जीटी को कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हम एंट्री वही लिखेंगे, कैश और रिसीवेबल्स। कैश मिला ना हमें, कैश हमारे पास आ गया। हमारा एसेट होता है, जब एसेट बढ़ता है तो हम उसे डेबिट करते हैं। और रिसीवेबल हमारे कम हो गए हैं। रिसीवेबल हमारा लाइबिलिटी होती है, मैंने आपको पहले भी बताया था, जब लाइबिलिटी कम हो रही होती है तो हम बहुत खुश होते हैं और हम उसको क्रेडिट कर देंगे। ठीक हो गया। अब दूसरे सिनेरियो में वो क्या कह रहा है? दूसरे सिनेरियो में वो कह रहा है कि एमई को लगता था कि जीटी जो है वो पे नहीं करेगा। जैसे ऊपर लग रहा था ना कि वो 10 दिनों के अंदर अंदर पैसे वापस नहीं करेगा, तो हम एंट्री ऊपर वाली की तरह ही पास करेंगे, रिसीवेबल सेल। यहाँ पे मैंने 10,000 नहीं लिखा, यहाँ पे लिखा मैंने रिसीव। 8 अगस्त को हम जो एंट्री पास करेंगे बिल्कुल ऊपर वाले की तरह करेंगे। ऊपर भी हमें यही लग रहा था कि जीटी पैसे 10 दिनों के अंदर अंदर वापस नहीं करेगा। यहाँ पे भी हमें यही लग रहा है कि जीटी जो है वो 10 दिनों के अंदर अंदर पैसे वापस नहीं करेगा, तो हम एंट्री यही लिखेंगे, रिसीव। अब देखो, हमें पता है कि जीटी 10 दिनों के अंदर अंदर पैसे वापस नहीं करेगा और उसे पूरे 10,000 देने पड़ेंगे, है ना। हमने उसे यही कहा था कि अगर तो आप 10 दिनों के अंदर अंदर पैसे वापस कर दोगे ना, तो पूरे पूरे 10,000 नहीं देने पड़ेंगे, 4% हम डिस्काउंट दे देंगे। मतलब आपको पैसे 10,000 पूरे नहीं देने पड़ेंगे, हाँ, आपको कम पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन हमें तो लग ही नहीं रहा था कि जीटी वापस आएगा और वो डिस्काउंट लेगा, इसीलिए हमने 10,000 से इसको रिकॉर्ड किया है। अगर हमें लग रहा होता ना कि जीटी वापस आ जाएगा, तो हम अभी से ही इसको डिस्काउंटेड लिख लेते, मतलब अभी से कम पैसों में रिकॉर्ड कर लेते। अभी हमने एंट्री ऊपर वाली ही की है। अब आगे क्या हुआ? जो जीटी था ना वो आ गया, 17 अगस्त को आ गया, 10 दिन बाद, पूरे 10 दिन बाद आ गया। हमने तो सोचा हुआ था कि वो आएगा ही नहीं, लेकिन वो आ गया जीटी। अब हमें उसको डिस्काउंट देना पड़ेगा। अब हमें कैश कितना मिलेगा? कैश तो हमें वो इतना ही देगा ना, वो कहेगा मैं आ गया हूँ 10 दिनों के अंदर अंदर, अब मुझे डिस्काउंट दो। तो मैं तो बस 9,600 पे करूँगा, बाकी 400 मेरा डिस्काउंट हो गया। तो हम कहेंगे अच्छा चलो ठीक है, हमने भी कहा हुआ था, तो हम कैश ले लेंगे इतना। लेकिन हमने क्योंकि 10,000 रिकॉर्ड कर लिया हुआ था 8 अगस्त को, अब हमें किसी ना किसी तरह 10,000 पूरा करना है। तो 10,000 हम कैसे पूरा करेंगे? 400 हम डिस्काउंट के अंदर डाल देंगे और यहाँ पे सेल को हम कम कर देंगे। 400 से सेल को कम कर दो या डिस्काउंट अलाउड में डाल दो आप उसको, तो 10,000 किसी ना किसी तरह पूरा हो गया। ठीक है, यहाँ पे मैंने नीट करके इसको लिखा है, कैश और सेल, यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड हमारा हो गया जी डेबिट,
और इसको रिसीवेबल को हमने क्रेडिट कर दिया। अब तीसरी में क्या होता है, तीसरी में ना हमें लग रहा होता है कि ज़ीटी जो है ना वो हमें पैसे दे देगा, मतलब ज़ीटी जो है वो हमें 10 दिनों के अंदर अंदर आ जाएगा और हमसे डिस्काउंट ले लेगा। तो हम एंट्री ही कम पैसों से रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि हमें पता है ज़ीटी बहुत अच्छा है, उसने आगे भी हमसे चीज़ें ली हुई हैं और वो जल्दी पैसे दे देता है। तो हम उसको कम से रिकॉर्ड करेंगे और वाकई ज़ीटी जो है वो हमसे डिस्काउंट ले लेगा, तो हम तब कोई उसको बैलेंस नहीं करेंगे, क्योंकि हमने 8 अगस्त को रिकॉर्ड ही कम पैसों पे किया हुआ है। तो अब हमें बैलेंस करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है हमने रिकॉर्ड इतने पे किया था। और जब वो ज़ीटी वापस आ गया 17 अगस्त को, तो हमने उसको कैश उससे ले लिया और रिसीवेबल हमारा कम हो गया। रिसीवेबल हमने 9600 ही रिकॉर्ड किया था ना, तो अब हम कैश लिखेंगे 9600 और रिसीवेबल भी हमारा इतना ही हो जाएगा।